दुनिया के किसी भी जानवर से पूछो, अच्छा उन जानवरों में इंसान भी आते हैं कि आपको किसने दिया है आपको सबसे ज़्यादा प्यार? तो एक कॉमन जो जवाब आएगा या सबसे ज़्यादा जो जवाब आएगा वो है माँ। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जो माँ होती है वो हमसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है और इसी प्यार का नतीजा है कि वो हमें बोलती है, बेटा तुम ये खा लो, तुमने ये क्यों नहीं खाया? दूध पी लो, थोड़ा-सा और फल खा लो, एक रोटी और खा लो। व्हाय? क्यों बोलती हो ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि खाने से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने जीवन में जो भी अच्छा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ खाने से ऊर्जा मिलती है? क्या हमने ज़्यादा से ज़्यादा खाया तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिलती है? नहीं। थोड़ा-सा इसको और समझते हैं। हमने अपने क्लास 1 टू 10th की भी जो बुक्स होती है, उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं। खाना पहले हमारे पेट में जाता है, फिर वो हमारे अतरियों में जाता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें जाता है। वहाँ से वो हमारे बॉडी के अलग-अलग सेल्स में ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है और उसके बाद हर एक सेल में एक प्रक्रिया होती है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम है रेस्पिरेशन और उस रेस्पिरेशन से ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। उस रेस्पिरेशन में खाना जो हमने खाया और श्वास जो हमने लिया, उन दोनों को मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, एटीपी भी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये हमारे काम में आती है, हमारे पूरे सिस्टम को चलाती है। एम आई मेकिंग सम सेंस? अब हमने खाने पे तो बहुत ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा। खाएँगे, ये नहीं खाएँगे, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, वहाँ से खरीदेंगे, इतना महँगा खरीदेंगे। बट क्या हमने कभी श्वास पे ध्यान दिया है? अब आप सोच रहे हो कि हमारी माँ तो हमें खाने को श्वास पे ध्यान देने तो बोला नहीं। क्योंकि उनको पता नहीं है खुद से। उनको भी यही बताया गया है। पर हमारे जो संत लोग थे, जो हमारा पहले का गुरुकुल का सिस्टम था, वो ऐसा नहीं था। उसमें खाने के साथ-साथ श्वास की प्रक्रिया पे भी ध्यान देते थे। हर रोज़ सुबह उठ कर के फ्रेश होकर के सबसे पहले योगा, प्राणायाम, साधना, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू होती थी। उसके बाद ही खाना-पीना, पढ़ाई-लिखाई, दूसरे-दूसरे विज्ञान को पढ़ते थे लोग। बाद में जब मुगल सल्तनत आए, जब अंग्रेज शासन आया, तो हमारी वो गुरुकुल की पद्धति को नष्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि ये इनकी ताकत है। अगर ये इनके पास रहेगी तो हम इनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने धीरे-धीरे समय के साथ इस चीज़ को नष्ट कर दिया और हमें अपना गुलाम बना लिया। तो ये जो पद्धति है, जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, प्राणायाम, इनफैक्ट और भी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको बताऊँ। इन सब से हम अपने लंग कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देखो, हमने खाना इतना खाया और श्वास इतना लिया, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा क्या? हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। तो अगर खाना भी इतना खाया और श्वास भी इतना लिया, तो एनर्जी भी इतना बनेगा। खाना इतना खाया, श्वास इतना लिया, तो एनर्जी इतना ही बनेगा। और हमारा शरीर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको खर्च भी वैसे ही करता है। देखो, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो आप सब कुछ कर सकते हो, बट आपके पास कम पैसे हो तो आप सिर्फ खाने पे ध्यान दोगे। थोड़े और पैसे हो तो आप कपड़े पे भी ध्यान दोगे। थोड़ा और पैसा बढ़ जाता है तो आप गाड़ियाँ, घर ये सब खरीदोगे। थोड़े और पैसे हो जाते हैं तो आप वर्ल्ड टूर कर। तो जैसे-जैसे आपके पास पैसा बढ़ता है, आप वैसे-वैसे डिसीज़न लेते हो कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और अच्छा कैसे बनाना चाहिए। वैसे ही हमारा शरीर, एनर्जी जब कम होता है तो केवल जो बहुत वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग के लिए एनर्जी खर्च करता है। हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, किडनी, तो ये जो ज़रूरी चीज़ें वहीं पे केवल ऊर्जा देता है। जब एनर्जी बढ़ता है तो ये हमारे और भी चीज़ों को एनर्जाइज़ करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हम बीमार जल्दी ना पड़ें। हमारा एफिशिएंसी, ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है ताकि हम और प्रोडक्टिव काम कर सकें, है ना? तो हमें अपनी, अच्छा एक और बात, जो लंग कैपेसिटी है, एक आम इंसान, देखो छोटे बच्चे तो दौड़ते भागते रहते हैं, तो वो अपने लंग कैपेसिटी का लगभग 50 टू 60% यूज़ करते हैं।
बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें बेड पर बैठने की आदत लग जाती है। उस केस में हम अपने लंग कैपेसिटी का हार्डली 25 to 30% यूज़ करते हैं। अब सोचो कि खाना हमने इतना खाया, पड़ोसियों के यहाँ पार्टी में गए तो और इतना खा लिया, बट श्वास तो इतना ही लिया, तो एनर्जी इतना ही प्रोड्यूस होती है। अच्छा, आप अपने लंग कैपेसिटी को चेक करना चाहेंगे क्या कि कितना है अभी? सो लेट्स डू वन थिंग। हम क्या करेंगे, हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, देखेंगे हम कितनी ज़्यादा देर तक सांस ले पाते हैं और फिर छोड़ पाते हैं। उसको रोकने की ज़रूरत नहीं, जस्ट लेना है और छोड़ना है, ठीक है। तो पहले एक साधारण सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, हम जितनी लंबी सांस ले सकते हैं लेंगे और फिर जितना लंबा छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे। विल चेक कि हमारा लंग कितना ज़्यादा एयर ले सकता है और कितना ज़्यादा छोड़ सकता है। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। Am I making some sense? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा ना, ऐसा हो जाता है जनरली हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें जगह तो है, बट उस जगह को यूज़ कैसे करेंगे ये हमारे को जानकारी में नहीं है। इसका कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं ये नहीं पता। तो विद द प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम, यू कैन इंक्रीज दिस, राइट। देखो, भगवान हमें श्वासें गिन कर देता है, तो काउंटिंग तो सेम रहनी है। बट अगर आपको दीर्घायु चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी आयु चाहिए, तो आपको ये श्वास को लंबा करके मिल सकता है। दिस इज़ वन रीज़न क्यों हमारे जो योगा करने वाले लोग हैं वो 150 साल, 200 साल, 250 साल आराम से जिंदा रहते। इट वॉज नो मैजिक। आपने भी सुना होगा, बनारस में एक स्वामी जी थे, वो 128 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। इवन दो इतना पॉल्यूशन, इतना खाने में इतना सब कुछ होने के बाद आज के डेट में भी विद द हेल्प ऑफ योगा, जस्ट डेली प्रैक्टिस ऑफ योगा, he could live for 128 years. So अगर आप अपने बच्चों को दीर्घायु भव कहते हैं, इट्स बेटर कि उनको आप योगा में भेजो। वहाँ पे वो आपके शब्द सार्थक हो सकते हैं, आप अपने उम्र को भी लंबा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उसमें क्वालिटी भी लेकर के आ सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द क्वांटिटी। आप उतनी उम्र तक मस्त रहेंगे, हंसते खेलते दौड़ते भागते खाते पीते रहेंगे। ये ब्यूटी है इस चीज़ को करने का ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने श्वास लेने की क्षमता को अगर बढ़ाएं तो हमारी ऊर्जा का स्तर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ सकता है। और यही नहीं, जो हम श्वास लेते हैं करीब करीब हम 10,200 लीटर ऑक्सीजन एयर जो है डेली हम लोग इनटेक करते हैं, उससे हमारे शरीर का 90% विषैला तत्व जो टॉक्सिन्स है वो भी निकलता है। तो अगर हम सांस लेने की क्षमता को बढ़ा लेते हैं, जो इतना है वो उसको हम इतना कर लेते हैं खाने के जितना, तो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हमारे शरीर के विषैले तत्व भी निकलते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो हमें दिखता नहीं है। हमारे मन की स्थिति अच्छी होती है। वो कैसे होती है वो भी मैं बताऊँगा। हमारी माँ बोलती है कि गुस्सा मत करो, झगड़ा मत करो, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखो। तो सब कहते तो हैं कि गुस्सा मत करो, सब कहते तो हैं कि जलन में मत करो, सब कहते तो हैं कि नफरत मत करो, बट कैसे? क्या आप कहने से, अपने मन को कह देने से कि गुस्सा मत करो, नफरत मत करो, जलन में मत रहो, क्या वो संभव है? एक बार ट्राई करना चाहेंगे आप मेरे साथ? तो लेट्स डू वन थिंग, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लो। मैं भी कर लेता हूँ। अब आप एक नाचता हुआ काला बंदर जो कि पीले रंग का केला खा रहा है, उसको छोड़ के कुछ भी इमेजिन करो, एनीथिंग यू लाइक। वो बंदर नाच रहा है, वो काले रंग का है और पीले रंग का केला खा रहा है। उसको छोड़ के यू इमेजिन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड स्लोली यू मे ओपन योर आईज। व्हाट डिड यू सी? Astonished?
आपने वही देखा जो मैंने देखने को मना। सेम थिंग हैपेंस विथ आवर माइंड। Whatever we resist, that only persist. जिस चीज का हम जितना प्रतिरोध करते हैं वो उतना ही प्रबल होकर के आता है हमारे पास। तो सही क्या है, कैसे करें हैंडल? फिर बोलने से तो ये हो नहीं रहा। Our ancient people found out how to handle this mind without directly telling them. जैसे एक पतंग होती है और उसमें एक डोर लगी होती है, तो हम डोर को संभालते, पतंग खुद ब खुद संभल जाता है। वैसे ही हमारा मन अगर एक पतंग है तो श्वासें उसकी डोर है। आइए देखते हैं कैसे। आप सोचो, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपकी श्वास कैसे चलती है? ऐसा लगता है किसी को अभी पटक के मार डालो। कभी आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, परेशान रहते हो, दर्द में रहते हो, तो कैसा होता है? किसी हॉस्पिटल में जाके आप देखो, कोई आदमी अगर दर्द से करा रहा हो, परेशान हो, दुखी हो, तो उसकी आवाज़ ऐसी होती है, है ना? उसका जो एक्सहेलेशन है वो बहुत हैवी हो जाता है, श्वास उसकी भारी हो जाती है, ऐसा लगता है श्वास भी नहीं लिया जा रहा। अच्छा, कोई आदमी बहुत खुश होता है तो कैसा होता है? जैसे किसी के बच्चे की शादी होनी है और रात भर में कंप्लीट हो गई, तो कैसा होगा? श्वास बहुत हल्की हो जाती है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे जो हमारी मन की स्थिति है उसके हिसाब से हमारे श्वासों के स्पीड में वेरिएशन आता है, उसके रिदम में बदलाव आता है। तो हमारे सेंट लोग बहुत होशियार थे। व्हाट दे डिड कि इसका उल्टा किया उन्होंने। अगर हम अपने श्वासों के रिदम में बदलाव करेंगे तो हमारे मन की स्थिति सही हो सकती है। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन आवर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी फाउंड आउट सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया भी ऐसे ही एक श्वासों के रिदमिक ब्रीदिंग पैटर्न है जिसको लेने से हमारा मन इमीडिएटली शांत हो जाता है। जैसे मिठाई खाने के बाद तुरंत मीठा लगता है ना, नमक खाने के बाद तुरंत नमकीन लगता है, वैसे ही सुदर्शन क्रिया करने से तुरंत मन शांत हो जाता है। इट वाइप्स आउट एवरीथिंग। जैसे एक ब्लैक बोर्ड पे हमने ये लिखा, वो लिखा, वो लिखा, तो हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं जो हमारे मानस पटल पे छपी रहती हैं। All those impressions get wiped out with the help of this सुदर्शन क्रिया। और जब मन शांत होता है, पावन होता है, पवित्र होता है, तो उसमें आपको जलन की भावना, गुस्से की भावना बहुत कम आती है, और अगर आई तो वो जल्दी से वापस चली जाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, है ना? अब आप रात में सो रहे हो, कोई आपको अचानक से आकर के उठा दे और पूछे सो रहे हो क्या, तो आपको गुस्सा आएगा, दैट्स बट नेचुरल। बट ठीक है, आपको तुरंत में वापस से कॉमन सेंस आपका काम करेगा और बोलेगा नहीं ठीक है, इट्स ओके, उसको जानकारी मिलती है। नाउ वन अनदर, देखो पहला चीज़ जो हमको श्वासों से मिलता है वो है एनर्जी, मैंने बताया। दूसरा चीज़ जो हम श्वासों से हैंडल कर सकते हैं वो है इमोशन। तीसरी एक और बहुत बेहतरीन चीज़ होती है जो श्वासों से हैंडल होती है, दैट इज़ एफिशिएंसी। माइंड का एफिशिएंसी बढ़ता है हमारा। कैसे? अच्छा देखो, आप मान लो किसी बिजी डे में दिन के 10 बजे, जब ऑफिस का टाइम होता है 9 बजे 10 बजे, उस समय कहीं पे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, उसमें बहुत ट्रैफिक होता है, तो हमें उस सेम पॉइंट्स के बीच में जाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन वही रात के 2 बजे आप जाओ तो पूरी सड़क खाली होती है, तो आप तुरंत पहुंच जाते। लेकिन तो इसका मतलब है कि अगर ट्रैफिक कम हो तो सेम काम को कम समय में किया जा सकता है। अब हमारे दिमाग में भी अलग अलग कारणों से, अलग अलग स्ट्रेस से, स्कूल जाना है, वर्क करना है, ऑफिस जाना है, बॉस का ताम झाम सुनना है, घर परिवार को देखना, एंड नंबर ऑफ थिंग्स कम इनटू आवर माइंड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो थॉट्स हैं, दीज आर लाइक वो गाड़ियाँ जो उस रोड पे चल रही हैं। तो हमारा ब्रेन या माइंड कह लो आप, वो एक रोड की तरह, और जो थॉट्स हैं उसमें गाड़ियों की तरह। अगर हम इस थॉट्स को कम कर दें, उन गाड़ियों को कम कर दें, तो हम जिस थॉट को आगे लेके जाना चाहते हैं, कोई हम मैथ का इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं, कोई हम फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हम ऑफिस का कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस का कोई काम करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो काम जल्दी होता है। और इसी जल्दी करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाना। कम समय में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हो। तो ये चीज़ भी सुदर्शन क्रिया से पॉसिबल। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो मैंने बताया कि आपके पूरे इम्प्रेशंस को मिटा देता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, जिस चिड़िया का नाम है उसको आप इमीडिएटली महसूस कर पाते हो,
और उसके रेगुलर प्रैक्टिस से आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू। मैं अगर आपको थोड़ी सी अपनी कहानी बताऊं, मुझे 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया था, है ना। लेकिन फिर भी मैंने वो IIT की IEEE की तैयारी करी थी। अभी तो जेई मेंस और एडवांस होता है, बट पहले IEEE अलग एग्ज़ाम होता था, IIT अलग एग्ज़ाम होता था। तो व्हाट डिड हैपन कि मेरा पहली बार जब मैंने अपने शहर से तैयारी करी थी तो मेरा रैंक आया था 47,000, है ना, IEEE में। जो दूसरी बार मैंने कोटा में रह करके तैयारी करी तो मेरा रैंक आया था 32,500 समथिंग। एंड व्हेन आई लर्न दिस सुदर्शन क्रिया, जब मैंने इसका रेगुलर प्रैक्टिस किया अपने कॉलेज में भिलाई छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर 2014 मैंने 2011-12 में ये चीज़ सीखी और 2014 में मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 164 आया। द एग्जाम्पल ऑफ हाउ इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी। इसके अलावा जो एनर्जी है, जो इमोशन है, उसमें भी काफ़ी अच्छे बदलाव आए मुझे। पहले मुझे गुस्सा आता था थोड़ी थोड़ी बातों पे, या फिर मेरा मन दुखी रहता था छोटी छोटी बातों पे, सोचता रहता था ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा। नाउ आई इजली कम बैक। इवन जो हमारा एनर्जी लेवल है, मैं अभी बताऊं तो करीब पिछले 3-4 सालों से मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है। तो ये कंटिन्यूअस सुदर्शन क्रिया करने का परिणाम है। तो मैं अर्ज करूँगा आपसे भी, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू मस्ट डू दैट सुदर्शन क्रिया एंड डेफिनेटली डू इट। जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, आप दिल्ली में हो, आप बेगूसराय में हो, आप साउथ में हो, कहीं पे भी हो, आप अगर किसी कारण आप नहीं पहुंच पा रहे हो वहाँ पे फिजिकली, तो ऑनलाइन भी इस क्रिया का लाभ उठा सकते हो और जब फिर मौका मिले वापस से ऑफलाइन में जा सकते। इसमें आपको 3 चीज़ें लगेंगी, है ना। जो पहली चीज़ है वो है टाइम, आपको समय देना पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ है वो है एफर्ट, और तीसरी चीज़ है वो है मनी। टाइम, एफर्ट। अभी आप सोचो कि आपने कितना सारा समय दिया है अपने खाने के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, है ना, अपने अलग अलग चीज़ों मस्ती के ऊपर। बट मैं अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देता रहता और उस सुदर्शन क्रिया पे ध्यान नहीं देता, तो जो मेरा रैंक था 32,000 या 47,000 उसके आसपास रहता। मैंने थोड़ा सा समय इधर दिया और मेरा रैंक 164 आ गया। ये फ़ायदा है थोड़ा सा टाइम इधर देने का। देखो, एक गाड़ी रोड पे चलने के लिए बनी है, लेकिन हम उसे सिर्फ रोड पे चलाएंगे तो गाड़ी बहुत दूर तक नहीं जाएगी। उसको पेट्रोल पंप पे ले जाना पड़ता है, उसमें ईंधन डलवाना पड़ता है, उस गाड़ी को कभी कभी ले करके हमें गैरेज में जाना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस कराना पड़ता है, तो वो गाड़ी चलते चलते फेल हो जाएगी। और यही होता है हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालो और ज़्यादा मज़े करो, है ना। सेकेंड थिंग, एफर्ट। किसी भी चीज़ को करने में एफर्ट लगता है। कोई भी चीज़ आसानी से हो नहीं सकती, बट इसमें एफर्ट क्यों डालना है? क्योंकि एफर्ट इतना डालना है, फ़ायदा इतना होता है। आप किसी चीज़ में बहुत सारा एफर्ट डालते हो, लेकिन फ़ायदा उससे कम मिलता है। इसमें एफर्ट कम डालना है, आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अभी आप सोचो, आप 10 मिनट डेली एक्सरसाइज करो तो शायद आप अगले 2 साल तक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये आप 15-20 मिनट सुदर्शन क्रिया करो तो मैं भी आपको 5 साल तक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गिविंग एफर्ट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। नाउ थर्ड थिंग इज़ मनी। हमने कितने पैसे खर्चे हैं अपने खाने पे। आप एक बार रेस्टोरेंट में जाते हो तो कितने का बिल बन जाता है। आपने एक कपड़ा खरीद लिया तो कितने का बिल बन जाता है। लगभग उतने ही पैसे। हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। अगर सुदर्शन क्रिया अगर किसी बिजनेसमैन के हाथ लगा होता तो ही मस्ट हैव यूज्ड इट फॉर हिज बेनिफिट। आई मीन कितना पैसा वो चार्ज कर सकता था, आई डोंट नो। बट आवर गुरुदेव इज सो काइंड, ही हैज़ मेड इट अफोर्डेबल फॉर ऑल। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन उस शहर का क्या इंडेक्स है, क्योंकि कोर्स को करने में बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। और ये जो पैसे हैं ये काफ़ी अच्छे कामों में, समाज सेवा के कामों में लगते हैं। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इसको बनाया है। इतने छोटे से पैसे में आप एक शर्ट खरीद लो, एक कपड़े खरीद लो, एक टॉप खरीद लो, एक बार रेस्टोरेंट में चले जाओ, उतना ही पैसा में लगभग आप ये कोर्स कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैंने ये कोर्स किया था तो देन आई हैड गिवन 750 रुपीज़।
And now my basic salary is more than 75,000 rupees. So this is the value you get from, giving this money to yourself. Forget about समाज सेवा एंड ऑल. आप जस्ट कोई एक सामान, एक कपड़ा खरीदते हो तो अपने लिए खरीदते हो, वैसे ही इस कोर्स को आप अपने लिए खरीदो एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन, सी द ब्यूटी इट ब्रिंग्स टू योर लाइफ. दिस कोर्स इज काइंड ऑफ मैंडेटरी इन major institutions like IITs, IIMs. This course is also present in more than 180 countries all over. Many people like Saina Nehwal, even Bollywood celebrity, whatever you think of, everywhere it is present. And this is improvising the life they can live. This is transforming the way you live. This is transforming the outputs, the results, the productivity, the way you are. This is the way it transforms you.